एक करोड़पति व्यक्ति जिसके बेटे की किसी कारण से मृत्यु हो गई थी और उसके पास केवल उसकी बेटी बची थी। अब वह सोचता है कि अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढेगा जो बहुत ही ज्यादा मेहनती और ईमानदार हो, क्योंकि रुपये पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। केवल उसे एक मेहनती लड़का चाहिए था जो मेहनत करके उसकी बेटी को अच्छी तरह से रख सके और उन लोगों का ख्याल भी अच्छी तरह से रख सके। इसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है, तकरीबन 7 साल पहले उसने एक लड़के को भीख में कुछ पैसे दिए थे और उस लड़के को अपनी बेटी से शादी करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। दोस्तों, क्या कहानी थी। इस वजह से इस व्यक्ति ने उस भिखारी को अपनी बेटी की शादी के लिए सिलेक्ट किया था। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से घर की है। एक घर के अंदर एक पिता और उसका पुत्र रहा करते हैं। पिता का नाम अनुराग है और बेटे का नाम किशोर है। दोनों उस घर के अंदर रहते हैं। पिता मेहनत किया करता है और बेटा स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाया करता है। बेटे की उम्र ज्यादा नहीं है, बेटे की उम्र 11 साल है और वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। पिता अपने बेटे का अच्छी तरह से ख्याल रखा करता। उधर जो बेटा है वह भी अपने पिता से ढेर सारा प्यार किया करता। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था और समय व्यतीत होने के साथ साथ अचानक से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पिता जो मेहनत मजदूरी किया करता था उसको एक बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उसका पिता खाट में टिक जाता है, बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जा पाता है। अब जैसे पिता बीमार हो गया था तो उसके बाद उसे अपने बेटे की बहुत ज्यादा चिंता होती है और वो गहरी सोच विचार में पड़ जाता है। बस सोचने लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि अभी अच्छी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ था। दोस्तों, इसके बाद वह पिता पूरी कोशिश करता है, अपने आप को ठीक करने के लिए कई डॉक्टरों के पास जाता है और जितने भी पैसे वो मांगा करते हैं उतने पैसे वो दे दिया करता है और अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए उसने वह घर भी बेच दिया था जिस घर के अंदर वह लोग रहा करते थे। अब इसके बाद बाप बेटे दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहा करते हैं, क्योंकि जो घर उनका पुश्तैनी नहीं था, जिस घर में वो रहा करते थे, वो उस घर को बेचकर पिता ने पूरे पैसे अपने बीमारी में लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, उसके पिता की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती है और जब उनके पास पैसे भी नहीं थे और धीरे धीरे करके उसके पिता की बीमारी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और इसी कारण से एक दिन उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मौत हुई थी तो उसके बाद वह लड़का अकेला रह गया था और अपने पिता की मौत पर फूट फूट कर रोने लगता है। अड़ोसी पड़ोसी उसको समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। इसके बाद अड़ोसी पड़ोसी मिलकर उसके पिता का अंतिम संस्कार करवा देते हैं और उसके बाद वह लड़का अकेला रह जाता है। दोस्तों, कुछ दिनों तक अड़ोसी पड़ोसी उसकी मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह लोग भी उसकी मदद करने से पीछे हट जाते हैं। अब वह लड़का बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। जो अड़ोसी पड़ोसी कुछ खाने के लिए उसे दे दिया करते थे, अब देने से बंद कर देते हैं और वो लड़का इधर उधर ऐसे ही घूमने लगता है। उसकी जो भी पढ़ाई लिखाई चल रही थी वो पढ़ाई लिखाई भी उसकी बंद हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे आगे पढ़ा लिखा सके और उसके देखभाल अच्छी तरह से कर सके। अभी उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अपना पेट भरने की, और पेट भरने के लिए वह इधर उधर ऐसे ही मार्केट में घुमा करता था। तभी उसकी मुलाकात कुछ ऐसे ही बच्चों से होती है, इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो बच्चे सभी लोगों से भीख मांगा करते थे और भीख मांग कर अपना गुजारा किया करते थे। अब इसके बाद वो लड़का जिसकी उम्र 13 साल हो चुकी थी, वो उन्हीं लड़कों के साथ घूमने लगता है, उनके साथ इधर उधर भीख मांगा करता है और उसी से अपना पेट भरा करता है और ऐसे ही जहाँ पर जगह मिल जाया करती वहीं पे सो जाया करता। उस शहर के अंदर एक बड़ा मंदिर था, उस मंदिर पर बड़े बड़े अमीर लोग आया करते थे, तो वो सभी लड़के वहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद ऐसे ही लोगों से भीख मांगने लगते हैं। तभी एक दिन एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति वहां पर आता है और जैसे वो आया था तो वो देखता है इन छोटे छोटे बच्चे को जिनकी उम्र 12-13 साल के समथिंग है और सभी लोग दूसरे के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। तो उसके बाद वह सेठ उन बच्चों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद वह सभी बच्चों को अपने पास बुलाता है
और बुलाने के बाद अपने पास से सभी को 1000-1000 रुपये देता है और देने के बाद कहता है, मैं आज तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन इन पैसों से तुम्हें भीख नहीं मांगनी है, तुम्हें मेहनत करके स्वाभिमान से जिंदगी को बिताना है और यह पैसे जो मैंने तुम्हें दिए हैं, इन पैसों से तुम्हें मेहनत कर सकते हो और मेहनत करके एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हो। ऐसा कहकर वह उन सभी बच्चों को 1000-1000 रुपये दे देता है और उसके बाद उस मंदिर पर दर्शन करके वापस से चला जाता है। अब दोस्तों, सभी लड़कों के पास 1000-1000 रुपये थे, लेकिन जो लड़का किशोर था वो उन पैसों का अच्छा यूज करने की सोचता है, क्योंकि जो सेठ ने उससे कहा था उस बात को वह अपने दिमाग में बैठा लेता है और सोचता है कि मैं इन 1000 रुपये से मेहनत करूंगा और कोई काम करूंगा जिससे काम करके और पैसा कमाऊंगा और उसी से अपना गुजारा करूंगा। इसके बाद वो लड़का उन पैसों से कुछ खिलौने खरीदता है और उन खिलौनों को लेकर जहाँ पे वो लड़के भीख मांगा करते थे वहीं पर जाकर उन खिलौनों को बेचने लगता है। जैसे उसके साथ के लड़के उसे देखते हैं कि भाई ये तो खिलौना लेकर मेहनत कर रहा है, तो उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि 1000 रुपये से क्या होगा, इन थोड़े से खिलौने को बेचकर तू कर भी क्या लेगा, क्योंकि इन बच्चों ने वो पैसे ऐसे ही उड़ा दिए थे खाने पीने के लिए और बेमतलब की चीजों में, और उस लड़के ने उन पैसों से खिलौने खरीदे और उन खिलौनों को वही मंदिर के बाहर खड़ा होकर बेचने लगता है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम तक उसके 1000 रुपये के सारे खिलौने बिक जाते हैं। अब जैसे सारे खिलौने बिके थे तो उसके बाद उसके पास 1500 रुपये हो गए थे और जैसे वो 1500 रुपये को अपने हाथ में देखता है तो 1000 रुपये को अलग करके 500 रुपये को अपने हाथ पे रखता है और सोचता है कि आज मैंने ये 500 रुपये मेहनत करके कमाए हैं। उनको देखने के बाद अब वह बहुत खुश होता है और जान लेता है कि आज के बाद मैं मेहनत करके ही कमाऊंगा। उसके बाद दोस्तों उनमें से 200 रुपये का खाना खा लेता है। फिर भी उसके बाद 1300 रुपये बच जा गए थे। फिर उन पैसों से वह अगले दिन फिर से यही काम करता है और भी ज्यादा खिलौने लाता है, उनको शाम तक भेज देता है। धीरे धीरे मेहनत करता और मेहनत करने के साथ साथ उसके पास ढेर सारे खिलौने हो जाते हैं। उनको लाकर बेचा करता था। उसको काम करते हुए काफी दिन हो गए थे, जिससे उसने काफी सारे पैसे कमा लिए थे और दोबारा से एक किराए का कमरा ले लेता है और उसके अंदर अच्छी तरह से रहने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ मेहनत करता रहता है और उसकी मेहनत रंग लाती है और इसी दौरान लड़के ने अपने खिलौने की दुकान खोली। दुकान पर मेहनत करता है, अच्छी तरह से कस्टमर से बात किया करता है। अब इसके बाद वह लड़का और भी ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसी मार्केट के अंदर जहां पर वह भीख मांगा करता था, एक दिन वहां पर उसकी 3-4 दुकानें हो जाती है। खिलौना का काम करते हुए उसे 7 साल हो गए थे। 7 सालों के अंदर उस लड़के ने अपनी मेहनत के बल पर कई सारी दुकानें कर ली थी और उसे आज भी उस सेठ की बात अच्छी तरह से याद है, जो उसने उससे कहा था कि आज से तुम लोगों को मेहनत करनी है, ना कि इधर उधर से भीख मांगनी है। उसके जो साथी लड़के थे जो उसके साथ भीख मांगा करते थे, वह सभी के सभी नशे में पड़ गए थे और नशे में रहने के कारण वैसे ही काम किया करते जैसे कोई कचरा बीन रहा है, चोरियां करने लगता है। कोई नशे में इधर उधर कचरे में पड़ा रहता, लेकिन वह लड़का अपनी दुकानों को अच्छी तरह से चला रहा था। उसने अपनी दुकानों पर 3-4 नौकर भी रख लिए थे। एक दिन अचानक से वहीं पर उसकी दुकान पर कुछ खिलौने खरीदने के लिए वही सेठ आता है, क्योंकि उस सेठ को किसी की बर्थडे पार्टी में जाना था और किसी को बच्चे का बर्थडे था, तो उसके लिए भी एक अच्छा सा महंगा गिफ्ट खरीदने के बाद जैसे ही उसकी नजर किशोर पर पड़ती है और किशोर की नजर उस सेठ पर पड़ती है, तो देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एकदम से काउंटर के बाहर निकलकर सेठ जी के पैर छूता है। पैर छूने के बाद जैसे सेठ जी उसको पैर छूते हुए देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं। उस लड़के को नहीं जानते थे। जब उन्होंने उसको पैसे दिए थे मेहनत करके कमाने के लिए, तभी वह लड़का बहुत छोटा था और अब बड़ा हो चुका था। अच्छे से कपड़े पहना करता था और कई दुकानों का मालिक भी। वह पैर छूता है तो वह सेठ कहता है कि भाई तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो, आखिर क्या बात हो गई। तो उसके बाद वह लड़का किशोर बताता है कि सेठ जी आप मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाया हूँ। वह सेठ कहता है इसमें भूलने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन हो और किस वजह से मेरे पैर छू रहे हो। फिर किशोर बताता है
कि सेठ जी याद करो, आज से 7 साल पहले आप उस मंदिर पर आए थे और वहां पर कुछ लड़कों को हजार हजार रुपये सबको दिए थे और कहा था कि मेहनत करके कमाओ, इस तरह से किसी दूसरे के सामने हाथ मत फैलाओ। इसके बाद सेठ को पूरी बात याद आ जाती है। कहता है मैंने दिया तो था, क्या तुम उन्हीं में से हो? तो किशोर कहता है हाँ सर, मैं उन्हीं में से एक लड़का हूँ। सेठ जी किशोर के चेहरे की तरफ बार बार देखे जा रहे थे। उसके बाद फिर वह उस बात को याद करते हैं तो वह एकदम से उस बच्चे को गले से लगा लेते हैं। करोड़पति सेठ कहता है कि मैंने तो ऐसे ही वह पैसे दिए थे, सोचा था कि किसी का भला हो जाए, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम उन पैसों से इतनी अच्छी दुकान खोल देगा। उसके बाद वह लड़का अपनी पूरी कहानी के बारे में सेठ को बताता है। कहता है कि जो आपने पैसे दिए थे उसे दूसरे दिन मैंने खिलौने खरीदे और उसी मंदिर के सामने बेचने लगा। बेचते बेचते धीरे धीरे मैंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज मेरी दुकान है। दुकान में आए खड़े हुए हो और दुकान दोस्तों काफी बड़ी थी, एक तरह से मॉल की तरफ दिखाई दे रही थी। इस बात को सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी बात को सोचकर वह लड़के की तरफ एक अलग ही तरह की दृष्टि से देखने लगता है, क्योंकि दोस्तों सेठ का एक लड़का था और उसका एक लड़की थी। उसका लड़का एक नंबर का नशेड़ी था कि उसके पिता के पास ढेर सारे पैसे थे और उन्हीं पैसों की वजह से उसका बेटा एक नंबर का नशेड़ी बन गया था। उस बात को सोचने के बाद में वह बहुत परेशान हो जाता है। सोचता है कि एक तो मेरा वह बेटा जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताई और एक यह लड़का जिसको केवल मैंने 1000 रुपये दिए थे और 1000 रुपये से उसने अपनी जिंदगी को एकदम से बदल दिया। इसके बाद किशोर सेठ जी को अपनी सभी दुकानों को दिखाता है और दिखाने के बाद उनसे कहता है कि बेटिए मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। सेठ जी कहते हैं कि बेटा मुझे किसी काम से जाना है और मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, उसी के लिए मैं यहाँ सामान लेने के लिए आया था और मुझे जल्दी जाना है, इसी वजह से मैं अभी जा रहा हूँ। मैं किसी दिन फिर आऊँगा, उसके बाद तुमसे अच्छी तरह से बातें करूँगा। ऐसा कहकर सेठ जी उस खिलौने से पैसे पूछने लगते हैं, खिलौने के पैसे पूछने लगते हैं, लेकिन किशोर उनसे हाथ जोड़ देता है। कहता है कि सेठ जी मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता, यह सारा जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस चीज का एक भी पैसा नहीं लूंगा। इसके बाद सेठ जी उसे पैसे देने के लिए मनाने लगते हैं, लेकिन वह साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि सेठ जी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अब किशोर की इस बात को सुनने के बाद फिर सेठ जी के मन में और भी ज्यादा उस लड़के के लिए इज्जत बढ़ जाती है। उसके बाद में सेठ उस खिलौने को लेकर उस बर्थडे पार्टी में चला जाता है। वह लड़का उसे पैसे नहीं लेता है और वह पार्टी खत्म होने के बाद से वापस अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उस लड़के को बिल्कुल भूल ही गया था, क्योंकि वह बिजनेसमैन था, उसके ढेर सारे काम थे और ऊपर से उसका लड़का जो कि बहुत ज्यादा तंग किया करता था, उसकी आदतों से ज्यादा परेशान रहा करता था। उसका एक लड़का था और एक लड़की थी, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा परेशान होता है अपने बेटे को लेकर। वह सोचता है कि अगर मेरे बेटे को शराब की लत के कारण कुछ हो गया तो उसके बाद हमारा क्या होगा। जैसे ही समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन उसका लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा था तो उसका एक भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। उसी एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही बेटे की मौत हुई थी, सेठ जी परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। जो सहारा था, जिसको मैंने बुढ़ापे के लिए तैयार किया था, वह तो मर चुका है। अब मेरी बेटी रह गई है और इसकी शादी में किससे करवाऊं जिससे हमारी भी सेवा कर सके। उसके बाद में उसके दिमाग में उस लड़के का ख्याल आता है जिसको कभी उसने 1000 रुपये मदद के तौर पर दिए थे और उस लड़के ने उनसे मेहनत करके अपनी 5 खिलौने की बड़ी बड़ी दुकानें बना ली थी। वह सोचता है कि इस लड़के से अपनी बेटी की शादी करा देता हूँ और शादी होने के बाद उसके पास अपना इतना सारा बिजनेस रहेगा और अपना खुद का भी उस बिजनेस का है। वह हमारी देखभाल अच्छी तरह से कर लेगा, क्योंकि वह ऐसा लड़का चाहता था जो कि घर जमाई हो और वह लड़का उसके लिए परफेक्ट था। जब वह उसके पास खिलौना लेने के लिए गया तो उस समय उसने बताया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और यही वह चाहता था कि उसकी बेटी का जो पति बने उनका घर जमाई बनकर रहे ताकि उनकी देखभाल भी कर सके। फिर उसे ख्याल आता है उससे मिले हुए उसको 2 साल हो चुके हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इन 2 सालों में उसने किसी से शादी कर ली हो। उसके बाद दोस्तों वह करोड़पति सेठ उन्हीं खिलौनों की दुकानों पर जाता है और वहां जाने के बाद में देखता है
कि वहां पर सब नौकर ही लगे हुए थे। सेठ जी उनके मालिक के बारे में पूछते हैं तो बताते हैं कि मालिक तो किसी डील के लिए गए हैं, शाम तक आएंगे। अब इस बात को सुनकर जो करोड़पति सेठ है उसका इंतजार करते हैं और कहते हैं उन नौकरों से उनका नंबर देते हैं, उनका नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद उनका फोन लगा मिलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी दुकान पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम कहाँ हो। तो बताता है कि सेठ जी मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम था इसी सिलसिले में आया था, लेकिन आप वहां पर आए हो तो इस काम को मैं बाद में कर लूंगा। वह लड़का किशोर होता है जो कि अभी एक सेठ बन चुका था, वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है और आकर उससे मिलता है। करोड़पति सेठ कहता है बेटा सुनाओ कैसे हो, घर पर सब ठीक ठाक तो है ना। तो उसके बाद किशोर बताता है कि घर पर मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही जिंदगी को बिताया करता हूँ और वैसे सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भी परेशानी नहीं है। इस बात को वह करोड़पति सेठ ऐसे सुनते हैं तो उनको शांति मिलती है कि चलो ठीक है, इसने अभी तक शादी नहीं की है। उसके बाद उसके धंधे के बारे में पूछने लगते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई घाटा वाटा तो नहीं हो रहा है। तो किशोर करोड़पति सेठ को अपने पूरे बिजनेस के बारे में बताता है और कहता है कि जब से आप मुझसे मिले हैं उसके बाद से मैंने 2 दुकानें और खोल ली है, यानी कि खिलौनों के 5 दुकानें मेरे पास हो गई है जो कि बहुत ही बड़ी है। उन्हीं के लिए मैं डील करने के लिए आ जा रहा था, लेकिन जैसे आपका फोन आया तो मैं वापस आ गया था और बातों ही बातों में जो सेठ जी है उसे रिश्ते के लिए पूछ लेते हैं। कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। अब इस बात को जैसे ही किशोर सुनता है तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके बाद वह कहता है आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसके बाद करोड़पति सेठ अपनी पूरी कहानी बताता है कि मेरा एक लड़का था और एक लड़की है। मेरा लड़का ज्यादा पैसा होने के कारण नशे की आदत में पड़ गया और नशे के ही कारण एक ही दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और शादी करने के बाद मेरे पूरे रोजगार को भी संभालो। मुझे अपने काम को भी इसी तरह से जारी रखने के लिए एक ईमानदार लड़का चाहिए, जो तुमसे ज्यादा ईमानदार और मेहनती कोई मिल नहीं सकता। तुम भी जवान हो चुके हो। किशोर देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। किशोर सेठ के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि सेठ जी कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है यह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है और आप मेरी यह एक जिंदगी भी आपकी ही है। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अगर आप अपनी बेटी से मेरी शादी कराना चाहते हो तो उससे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर आपको तो मैं पहले से अपने पिता के समान मानता हूँ, क्योंकि आपने तो मार्गदर्शन मेरा किया था, उसी की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच चुका हूँ। तो उसके बाद सेठ जी कहते हैं कि मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी बेटी को देख लेना, लेकिन किशोर उन्हें साफ मना कर देता है। कहता है कि बाबूजी मेरे लिए सब कुछ आप ही हो, आपकी बेटी कैसी भी हो मैं उसी से शादी कर लूंगा, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। दोस्तों किशोर के ऊपर एहसान किया था और उस एहसान का बदला वह चुका रहा था। इसके बाद सेठ जी उन दोनों की शादी करार देते हैं। शादी होने के बाद किशोर सेठ जी के घर ही अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। वह उसकी पत्नी की अच्छी तरह से देखभाल किया करता है। इधर जो सेठ जी की लड़की थी वह भी किशोर की अच्छी तरह से चर्चा करती है, वह भी नीच दृष्टि से नहीं देखा करती है। उसे पता है कि उसका पति बहुत ही ज्यादा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। उसने अपनी काबिलियत को साबित किया है और तभी उसके पिता ने उसे उसकी शादी कराई है। दोस्तों परिवार अब बड़ा हंसी खुशी रहा करता है। किशोर सेठ जी की पत्नी की अच्छी तरह से देखभाल किया करता है और अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति किया करता है। कहानी एक लड़के की जो भीख मांगने पर मजबूर हो गया, लेकिन आज वह करोड़ों का मालिक हो गया। दोस्तों एक करोड़पति सेठ ने एक छोटी सी बात कही और उस लड़के की जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों किशोर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो और सेठ जी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।